राइटिंग प्रोसेस का साथ थोड़ा सा बताएं, कोई अगर सुन रहे हो आप इस इंटरव्यू की ऑडियंस में, लोग सोचें कि हम भी किताब लिखें, हम भी हो सकता है दुनिया में भी ट्रैवल करते हैं लोग डिफरेंट या किसी और मौजू पे, तो उसका प्रोसेस, किताब लिखते हैं आप, अब पहली वाली तो आपने कहा एक अपना सिर्फ आपने अपनी एक सारे इमोशंस आपने निकाल के उनका इजहार किया, फिर दूसरी लिखी, अब उसको एडिट करेंगे आप या कुछ और डॉक्यूमेंट्री भी आप जब स्क्रिप्ट करते हैं, उसके पीछे फिर कैसे होता है प्रोसेस, कैसे होता है, ड्राफ्ट करते हैं, किसी को दिखाते हैं, कोई टीम वर्क होता है, सोलो वर्क होता है, थोड़ा सा कि एक ब्रीफ 101 कि कोई कहे कि हाँ मैं भी लिखूं, भाई मेरे पास भी एक्सपीरियंसेस है मैं लिखूं। अच्छा, अगर प्रोसेस की बात करें, एक चीज तो अगेन प्री प्रोसेस, बल्कि वही जो पहले भी बात थी, मोटिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस मोटिवेशन के साथ कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी चीजें आगे डिफाइन करती है। वो अगर करेक्टली हो, कहते हैं बेस करेक्ट हो तो फिर आगे काम आसान होता है, अगर वो इनकरेक्ट हो तो फिर अगर आपने कोई भी आपका उसको बेचने के लिए या कोई भी और तरह के वो है, तो वो उसके लिए फिर आपको टफ लगेगी किताब, बिकॉज वो इतनी एक एग्जॉस्टिव काम है, एक लंबा काम है, वो आपको फिजिकली, मेंटली, टाइम के लिहाज से हर तरह से बड़ा आपको चैलेंज करेगा। तो अगर आपकी कोई बड़ी मोटिवेशन है और थोड़ी सी बेलोस किस्म की मोटिवेशन है, तो फिर जरूर फिर जस्ट स्टार्ट। अच्छा, प्रोसेस पे अगर बात करें तो मेरे केस में ये होता है कि आई ट्राई टू गो बैक इनटू दैट जोन, कि मैं उसकी पिक्चर्स वीडियो सारी इकट्ठी करके डे बाय डे जहाँ से मैंने शुरू करना है, तो मैं कोशिश करूँ मैं दोबारा जाऊँ और मैं दोबारा उसको याद करूँ कि मुझे वो क्या कैफियत थी, वो क्या एहसास थे जिनसे मैं गुजरा, क्या हो रहा था उस दिन, किस तरह का मूड था, सब चीज़ों को उसी तरह से लेकर चलूँ। और फिर सबसे पहले उन चीज़ों को मैं ले आऊं पेपर पे, उनको मैं एक्सप्रेस कर लूं, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको मैं बनावट बाद में करूं। सबसे पहले ये कि मैं लिखता जाऊं जो मुझे उस दिन कहा है कि ये हुआ था, ऐसे हुआ था, फिर उसमें से मैं निकाल लूंगा कि क्या चीज़ सेकंड राउंड में, कि क्या चीज़ मैंने कहनी है, क्या चीज़ मैंने छोड़ देनी है, क्या चीज़ बयान करनी है, क्या चीज़ बयान नहीं करनी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वो तमाम चीज़ें आ जाएं उस पर। एंड देन ये है कि रब्त नहीं टूटना चाहिए मेरे ख्याल में। सो फॉर दैट रीजन आपकी जो रेगुलरिटी है और आपकी इवन टाइमिंग, जिस तरह मेरे केस में ये होता है कि सुबह सवेरे मैंने अगर शुरू कर दिया लिखना, ऐसे मैंने केटू का रिसेंट जो आखिरी चीज देखी थी, केटू का ब्लॉग था, तो अब मेरे पास कोई हफ्ता था, मैंने लाहौर जाकर मैंने और तैमूर ने स्टूडियो में इस पर काम करना था, सबसे पहले मैंने लिखना था। तो एवरी मॉर्निंग आई वुड वेक अप अर्ली, बिकॉज दिन में फिर सारे आपके मैकेनिकल काम होते हैं, आपने किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, घर वालों का कोई काम है, उससे पहले ही, क्योंकि राइटिंग में वो एक मूवी है एज गुड एज इट गेट्स, उसमें जैक निकलसन, वो ऑस्कर भी मिला हुआ है उसमें, जैक निकलसन को आई थिंक ओसीडी भी है और वो उसमें राइटर भी है। तो वो उसमें एक सीन है इसमें उससे लिख रहा है और वो खुद बड़ा, उसको एक डिफरेंट सी पर्सनैलिटी है, बट जो किताब लिख रहा है वो मशहूर राइटर है और वो एक रोमांटिक नॉवल लिख रहा है, उसमें वो लिख रहा है कि ना दोनों का एक बड़ा वो सीन, और वो उस कैफियत के अंदर है और वो ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, और एकदम से कोई नॉक कर देता है दरवाजे पे, तो वो उससे बाहर आ जाता है और वो बहुत गुस्सा करता है उस बंदे पे आके कि तुम चाहोगे कभी कि तुम्हें बंदा काम में डिस्टर्ब करे, तो कभी जिंदगी मुझे नौकरी करना, और ये है और वो है, लेकिन ये तो आई कुड रिलेट टू दैट, बिकॉज उसका मैं वो एक है तिलिस्म टूट गया उसका ना, जिसमें था वो। एंड व्हेन यू आपको कोई बुला ले और आप वापस जाएं, तो वो जगह पकड़ के, आप पता पकड़ी ही ना जाए, और अगर पकड़ी जाएगी तो मे बी इट विल टेक हाफ एन आवर कि आप सोचते रहे कि यार मैं किस फीलिंग से यहाँ तक पहुंचा था, बिकॉज वो एक कंसिस्टेंसी से आ रहा है। तो इसलिए मेरे केस में मैंने ये कहा कि ये तो हो नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है, तो मैं सुबह सवेरे उठ जाता हूँ जब बिल्कुल खामोशी होती है, 3 बजे 4 बजे, और 5 6 7 8 9 10 11 तक, बाय द टाइम पीपल विल स्टार्ट मैसेजिंग मी और कॉलिंग, उससे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा वो जो एक लार्ज पोर्शन है वो निकल गया हो, तब मैं आगे सोचूंगा। तो ये प्रोसेस रहा। एंड अगेन उसमें ब्रेक अगर आ जाए, आई थिंक चोगोरी के केस में या राका पोसी के केस में कोई काम ऐसा था कि मेरे 2-3 महीने का गैप आया था, और जब मैंने दोबारा लिखना शुरू किया तो वो दोनों की फील में फर्क आ रहा था, बिकॉज वो मेरी जो फीलिंग्स थी या जो मैं जिस जिस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा था या लिख रहा था वो चेंज हुई हुई थी। बातें तो मैं लिख रहा था कि ये वाक्य हुआ, वो वाक्य हुआ, लेकिन वो फीलिंग वाइज, तो वो कोहेरेंस का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि आपकी लिखाई में रब्त होना, वो कोहेरेंट होना, वो मेरे ख्याल में बड़ा एक अहम बात है। सो बहुत सारी बातें हैं साथ बाकी फिर जब आप करते हैं तो किसी को दिखाते हैं, किसी को घर में पढ़ने को, या खैर आपने तो सेल्फ पब्लिश की हुई है पहली वाली, तो किसी को एडिटर के लिए किसी को दिखाते हैं या अपने दोस्तों में, वो कैसे होता पहले है? तो मेरे घर में सबसे खतरनाक जो मेरा कह लें कि वो है, वो घर पे ही है, क्योंकि वालदा भी, वो आपको पता है कि और लाइफ में
चीजें अचीव करने में चीजें हेल्प किया, बट ये था कि इट वाज नेवर दैट काइंड ऑफ हाउस होल्ड जहाँ हर बात पे करना कि ओ वाह वाह क्या कर लिया आपने, क्योंकि हम्म। स्पोर्ट्स में भी मैं, बिकॉज मेरे भाई नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स करते थे, मेरे वाले साहब एथलीट थे, तो मैं अगर कोई भी स्कूल में जीत के आ रहा हूँ, इट वाज नेवर अ बिग डील। सबने ठीक किया है। भाई, घर में बड़े भाइयों ने भी किया, तो कोई कमाल तो आपने किया नहीं है। और ठीक है। दूसरा जो मुझसे 8-10 साल बड़े थे, तो वो सबसे ज्यादा चैलेंज तो मुझे घर पे ही मिल जाता था। तो मैं इसलिए अपनी एज में हमेशा खेलने में अच्छा होता था, क्योंकि मेरे भाई वगैरह की हाँ। तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता था। हाँ। तो सेम गोज विद लिटरेचर एज वेल, कि जब मैंने पहली किताब स्पेशली मुझे याद है मैं लिख रहा था, क्योंकि तब ज्यादा प्रेशर था ना, तब ये था ओके। कि पहली दफा मैं लिख रहा हूँ एक किताब की सूरत में। तो मैं जाके अपनी सबसे पहले तो माँ को सुनाता था, बिकॉज वो शी इज वेरी लाइक वो सॉफ्टी नहीं है बिल्कुल भी, और वो आपको बिल्कुल फेस टू फेस बताएंगे कि गलत है, ठीक है। ये बेकार है, इससे खुली तो निकाल दो। तनकीद। हाँ। जी बिल्कुल। और अगर हाँ। वो कह रही है कि ये ठीक है, दैट मीन्स कि वो ऑडियंस तो पसंद कर ही लेगी, मतलब उनको पसंद ओके। करना ज्यादा मुश्किल है। सो इफ शी सेज कि हाँ नहीं ये अच्छा लिखा है आपने, ये जो कि रेयर हाँ। है, बट इफ शी सेज दैट आई एम लाइक हाँ। कीप दिस पैराग्राफ इन द बुक, ये तो जानी चाहिए। साथ अगर अम्मी आपकी काट दें, आपने बड़े शौक से कोई अच्छे जुमले जैसे मैं पढ़ी थी लिखी हो, वो कहें नहीं इसकी जरूरत नहीं है, तो दैट इज फाइनल देन? हाँ, नॉट फाइनल, आई विल गो बैक, बट दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इनपुट, लाइक मैं उसे दोबारा पढ़ूंगा, सोचूंगा, उसे डिस्कस ओके। करूंगा कि आपने किस वजह से कहा, आपको क्या इसमें बात हाँ। लग रही है। तो इफ इट कैन बी क्लियर इन डिस्कशन तो ठीक है, अच्छा। अदरवाइज, और हो सकता है क्योंकि सेकंड ओपिनियन लेना बड़ा जरूरी होता है, हम्म। उससे पता चल जाता है आपको कि उसको और क्या एंगल से लोग देख सकते हैं। तो एक चीज जो हम्म। मैंने कोशिश की हमेशा, इसलिए मैं हमेशा वो कह रहा होता हूँ कि कभी भी बेचने के लिहाज से ना हो, क्योंकि कहीं पर भी मैंने अगर किताब लिखते हुए एक दो चार लाइन लिखी जो मुझे स्पाइसी लगी कि मजेदार है, हंसी आएगी, हम्म। लेकिन मुझे फिर ये महसूस हुआ, अम्मी ने कह दिया या मुझे नहीं कह दिया, किसी भाई बहन ने कह दिया, किसी दोस्त ने कह दिया, या खुद मुझे लगा कि ये, लेकिन वो एनर्जी नहीं कन्वे कर रहा जो कही जानी चाहिए, यानी कि इसको पढ़ हाँ। के कुछ अच्छी चीज नहीं हो रही, बल्कि कोई नेगेटिव हाँ। थॉट हो रही है, कोई ठीक है। गलत, तो मैं उसको काट दूंगा, मैं उसको सही निकाल है। दूंगा, अनलेस मुझे वो श्योरिटी ना हो, बिकॉज हाँ। मैंने कितना, मतलब पर्पस तो बेचना है ही नहीं, सो पर्पस तो सही है। बहुत सारी चीजें ये भी हैं कि हाँ। एक तरह का, अब एडवेंचर में मैं कोई भी रस रखता हूँ तो लोग बात सुनेंगे, तो उसी को यूज करते हुए और भी वो कॉन्सेप्ट जो मेरे ख्याल में होने चाहिए माशरे में, वो आप वो भी हम्म। सटल अंदाज में बीच में डालते रहते हो। तो इसलिए एनीवे जो कह लें कि तनकीद है, या जो क्रिटिकल एनालिसिस है, या एडिटिंग है, एडिटिंग तो खैर एडिटर करते हैं जो भी पब्लिशर होते हैं, उनके पहली भी जो मेरी थी उसके वो गुफ्तगू पब्लिशर्स थे, और उनके जब वो लिख रहे होते हैं तो वो अपने देते हैं सजेशन, लेकिन मच अच्छा। मोर देन सजेशंस, आई टेक सजेशंस ऑफ पीपल अराउंड मी, बिकॉज आई टेक दैट मोर इम्पोर्टेंट, बिकॉज उन लोगों के हाँ। सजेशन में इतने नहीं लेता मैं ना उनको, अक्सर कई दफा ऐसे होता है कि वो कहते हैं ऐसे नहीं लिखना, मैं कहता हूँ नहीं ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही होगा। मैं ठीक है। लिख रहा हूँ, आपने इसकी मतलब ऐसे ही करना है। तो या पब्लिशर को कैसे सिलेक्ट करते हैं, और वो फिर कैसे उसको राजी करते हैं कि तुम ये किताब छापो? उसका क्या प्रोसेस होता है? जस्ट कोई और अगर देख रहा हो, करना चाह रहा हो, तो उसको आप अगर कोई टिप्स बताएं उसकी। ओके, सो अगेन फर्स्ट टाइम जब हम कर रहे थे तो तब तो अंदाजा नहीं था, सो आई हैड टू लुक अराउंड, एंड फैमिली में जिन लोगों ने किताबें पब्लिश की थी उनसे पूछना, या तो डिफरेंट जगहों से लिया। फिर एक वो साहब थे, दोस्त थे, उन्होंने मुझे कहा कि यार ये, और अब ये होती है कि जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं और जो बिग पब्लिशर्स होते हैं तो उनका आपस में थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो आपको उस टाइम समझ नहीं रहे होते, और आपको देर लाइक ऐसे हो जाएगा, उनका एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होता है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगेन आपको क्या चाहिए, वो जो आज़ादी वाली बात है ना, तो मुझे वन सेकंड ये था कि मुझे ये चाहिए, आई डोंट केयर कि कौन क्या करे, और उस किताब के टाइम पे तो मुझे कोई नेशन वाइड उसको स्प्रेड करना भी नहीं था, मुझे बहरहाल उसको हम्म। किताब की शक्ल में लेकर आना था। सो उस टाइम एक और तरह से किया, वो ये जो चकोरी की पब्लिशर, बात हो रही है? गोरी भी, राकापोशी भी है इवन, ओके। वो जो पब्लिशर थे वो खुद भी नए थे एक तरह से, लेकिन उनका ये हम्म। बहुत ज्यादा था कि दे वर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू देयर राइटर्स, मतलब अगर वो हम्म। मेरे साथ हैं तो दे विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, जो अगर मैं बताऊंगा कि मुझे ये चीजें चाहिए, तो आधा घंटे की, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की भी अगर कॉल हो रही है तो हम हर चीज को डिस्कस करेंगे। और जो दूसरे पब्लिशर्स थे जिनके साथ और काम बड़ा ऑटोमेटेड से होंगे, तो उनका वो ये था कि मे बी उनका 20 लोग कॉल करते होंगे दिन में, ऐसा भी मुमकिन है, तो देवर लाइक अभी ऐसा होगा 2 लाइनों में आंसर के, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, बिकॉज मेरा तो तजर्बा हम्म। नहीं था कि कैसे होना है काम, और जब तक आपको तसल्ली ना हो रही हो तो आप हम्म। कैसे वो काम करें। साथ ये कंटेंट के हवाले से था, या ये कि उसको जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के हवाले से? एंगल्स के कॉस्ट कितनी होगी, किस चीज की कॉस्ट होती ओके। है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, किसके राइट्स होंगे, वो सब बिकॉज आपको पता नहीं अच्छा। होता, तो आपको समझ नहीं आ रही होती बात, और वो एक्सप्लेन करने के उस मूड में नहीं होते उतने कि वो, अभी बात है वो भी रोज अगर उनको 50 बंदे पूछेंगे तो वो कहाँ वो मोटिवेशन लाएंगे। हम्म। बट ये जो पब्लिशर के साहब थे,
ये खुद भी नए थे, तो ये मोटिवेटेड थे, तो इनसे मैं जो भी पूछता था, फिर रेफरेंस भी था, किसी ने मुझे इनसे मिलाया था, ठीक है। तो वो ज़रूर हर बात का सवाल का जवाब। तो मैंने कहा यार नहीं, मतलब मैंने तो इतनी कोई कॉपीज़ वैसे भी छापनी ही नहीं है, बेचनी भी नहीं है, तो आई डोंट हाँ। केयर कि कहाँ-कहाँ जा रही है, वो मेरी किताब छाप दो, इसलिए मुझे तो बहुत मज़ा आया उस वक़्त। अब मेबी जब मैं दोबारा सेकंड एडिशन लिखूँ, तो मेबी आई वुड लुक फॉर समवन जो ज़्यादा अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन कर सके, और ओके। मुझे वो बातें ऑलरेडी पता है कि किस तरह से करनी थी या ये सारी चीज़ें। हाँ। तो आई थिंक हर टाइम का अपने चैलेंजेस हैं पब्लिशर को लेकर भी। हुँ। ज़बरदस्त। साथ अब आप अपनी मर्ज़ी का कोई इक़्तिबास हमें पढ़ के सुनाएँ। ओके, सो मैंने भी, आपने कहा था, मैंने एक निकाला था। ये बड़ा जेनेरिक सा है, लेकिन ये है कि ये सच तब भी था, आज भी है और ये आगे भी सच ही रहेगा आई थिंक। सो बाब नंबर 3 है और उसका उन्वान है मेरे लोग, उसका स्टार्ट है। अल्लाह अज़्ज़ व जल की कुदरत और वुसअत की कोई इंतहा नहीं। कभी इंसान दुनिया की रेल-पेल से वक़्त निकाल कर अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाए, तो चारों तरफ अल्लाह ताला के मौज़ात देखकर दंग रह जाता है। दुनिया में इतने इंसानों का होना, कितने आए, कितने गए, मगर सबका मुख्तलिफ अंदाज़, मुख्तलिफ लबो-लहजा, मुख्तलिफ पसंद, नापसंद, हर चीज़ में इनफरादियत, ये रब करीम का एक अजीब करिश्मा है। इंसान की हर चीज़ महदूद है और रब करीम की हर चीज़ लामहदूद। इन्हीं बहुत से इंसानों में से एक इंसान मैं भी हूँ, और इसी तरह हुँ। कुछ इनफरादियत अपने अंदर समाये हुए हैं। कुछ आदतें तो इंसान में कुदरती तौर पर मौजूद होती हैं, और कुछ इंसान खुद अपने मुशाहिदात की बिना पर अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करता है। मुझे हजूम पसंद नहीं, और ये वो आदत है जो मेरे अंदर शायद कुदरती तौर पर भी मौजूद थी, और कुछ मैंने अपने अंदर पैदा करने की कोशिश भी की है। मेरा मुशाहिदा है कि जब इंसान बुलंदी पर होता है तो उसके गिर्द हजूम होता है। इसकी हर एक बात पे लोग दाद देना फ़र्ज़ समझते हैं। इसकी बातें याद रखते हैं, तरह-तरह से उससे रिश्ते कायम करने की कोशिश करते हैं, और फिर जब वही इंसान किसी वजह से ज़मीन पर गिरता है, तो अकेला होता है, या अगर वो खुशकिस्मत हो, तो चंद एक अफ़राद उसके साथ होते हैं। ये वो अफ़राद होते हैं जिनको उसकी बुलंदी से कभी रग़बत थी ही नहीं। वो तो उस शख़्स से प्यार करते थे, ख़्वाह वो बुलंदी पर हो या ज़ेरे ज़मीन चला जाए, उनके लिए एक बराबर है। बुलंदी के हजूम में बनावट ही बनावट होती है, जबकि हार की तन्हाई में दर्द तो यकीनन होता है, लेकिन सच्चाई होती है, खामोशी और सच्चाई। अब ये इंसान पर है कि वो बनावटी लुत्फ़ को तरजीह देता है या सच्चाई को। वेरी नाइस। फ़लसफ़ी वाला। अच्छा, एक एक और मैंने इसी से मिलती-जुलती सेलेक्ट की थी, मुझे लगा टाइम नहीं है, लेकिन बिल्कुल इससे मैचिंग है, तो मैं इसको भी पढ़ना चाह रही हूँ, ठीक है? फिर इसके बाद हमें आप बुक रिकमेंडेशंस दीजिएगा, एंड देन वी विल लेट यू गो। अच्छा, ये आपने लिखा है, मुझे इन पथरीले रास्तों से बेहद मोहब्बत है, जो अपनी सख्ती को छुपाते नहीं, बल्कि सामने खड़े होकर चैलेंज करते हैं कि हिम्मत है तो आओ और हमारी सख्ती को बर्दाश्त करो। और एक और है, सिर्फ ये पहाड़ों पे जाने के बारे में, सिर्फ वो लोग जाते हैं जिनके दिमाग में फ़ुतूर और आँखों में वहशत होती है। तो ये एक डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल है जो जाते हैं, और पत्थरों का आपने ये कहा है कि यहाँ के जो पत्थर हैं वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, जैसे आपने कहा ना कि असल हाँ, में इस चीज़ से, इसमें तकलीफ होती है आपको, वो ये है कि कोई भी चीज़ अगर क्लियर हो और उसमें हुँ, फेयरनेस हो, ऑनेस्टी हो, तो हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा जाए कि यार ये आपको मिल जाएगा अगर आप व्हाटएवर 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के आएँ। तो ठीक है, एक हाँ, क्लियर वो चीज़ है, हाँ, आप उसके लिए अगर तैयार नहीं हैं, आप मेहनत करेंगे और उसके लिए खुद को काबिल बना लेंगे, काबिल बन गए तो मिल गई, काबिल नहीं बने तो नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होता, यहाँ पे ये होता है कि आपको वो चीज़ जो बताई जाती है, जब आप वो कर भी लेते हैं, तो फिर भी कुछ दायमा हो जाता है। शिफ्ट होता फिर भी रहता अगला है। जो हाँ, बंदा है वो बात से हिल जाएगा, या हाँ, सो वो आपको फिर कन्फ्यूज़ करता है, बिकॉज़ मैं थोड़ा-सा इन मामलात को लेके या किसी को भी चीज़ को लेके वो हूँ कि अगर फिक्स्ड हो कि ये करना है, इसके हाँ, लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, उसके लिए वेरी मेहनत ट्रू। करेंगे, वो रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे, वो हासिल कर लेंगे। तो हाँ, वो वहाँ पे नेचर ऐसी है, नेचर आपको हुँ, ये बताती है कि यार ये इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। आप मेहनत करो, इफ यू कैन हाँ, फुलफिल दीज़ रिक्वायरमेंट्स, तो ठीक है, आ जाओ और हासिल कर लो। लेकिन दुनिया में जो हमारे वो है, उसमें जब इंसान अपना एक एलिमेंट प्ले करता है, तो उसमें फिर हुँ, चीज़ें हिल-जुल का शिकार हो जाती हैं। सो इसलिए हाँ, मैंने कहा कि वहाँ के पत्थर सच्चे हैं, यहाँ के पत्थर सच्चे नहीं हैं। हाँ, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। किताबें आपने कहा कि पढ़ते रहे हैं, इसीलिए आप लिख भी इतना अच्छा रहे हैं। कोई रिकमेंडेशंस दीजिए हमें, आपकी ऑल टाइम फेवरेट्स भी और आजकल की मौजूदा लिटरेचर में से भी या किताबों में से भी? ऑल टाइम फेवरेट्स मैं पहले बल्कि कहता हूँ, सो आई वुड थिंक अबाउट 3-4 बुक्स, इसलिए भी कि वो राइटर्स भी जिनसे सबसे ज़्यादा मुझे मज़ा आया। उर्दू लिटरेचर में अगर नॉवल की बात करें, ये बड़ा क्लीशे सा आंसर है, बिकॉज़ अगर आप मे बी
कोई आर्टिकल भी खोलें तो ये 2 किताबें वो टॉप 10 नॉवेल्स में शायद निकल ही आएँगी, लेकिन हैं भी, मतलब जब पढ़ी तो वाक़ई में महसूस भी हुआ। एक तो जी। आग का दरिया, कुरतुल हैदर की जो किताब है, बिकॉज़ जो स्किल ऑफ राइटिंग है और हुँ, टू बी एबल टू अ, अगेन एनकैप्सुलेट, आई डोंट नो कितने 4000 साल उन्होंने उसके अंदर मतलब उसका लिखा है, हुँ, बट इट इज़ एब्सोल्युटली क्रेज़ी जब आप एज़ अ राइटर सोचती हैं कि कोई इंसान की इतनी हुँ, गिरफ्त हो सकती है कि वो इतने मुख्तलिफ हुँ, अदवार को उसमें समो ले अपनी लिखाई हुँ, के अंदर। ओके। I was deeply impressed by राइटिंग स्किल्स। दूसरी तारड़ साहब का एक नॉवल है, वैसे तो उनके मैंने सफरनामे पढ़े मोस्टली और मुझे बहुत से उनपे मैं बाद में आता हूँ। लेकिन जो नॉवल उनका मेरा पसंदीदा है वो है बहाव। और आई अच्छा। थिंक कि वो एक आर्टिस्टिक राइटिंग की जो है ना मिराज है कि आप जब वो पढ़ रहे होते हैं आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि यार ये कैसे है, मतलब अगेन वो इंसान, क्योंकि सबसे खूबसूरत स्किल ये शायद एक्टिंग में भी ऐसे ही कहते हैं कि वो इंसान अपनी पहचान छोड़ के अपने जो उसका हुँ, कैरेक्टर हो उसमें ढल जाए, तो ये लगे कि वो कैरेक्टर जो है वही वो इंसान है। तो अब हुँ, कारट साहब के केस में या किसी भी ऐसे इंसान के केस में जो कि नॉन फिक्शन लिखता हो, हुँ, क्योंकि उसमें उसकी अपनी पहचान रहती है। सफ़रनामे में आप लिख रहे होते हैं, लेकिन आप जी, भी होते हैं। आप अपनी लेकिन उससे निकल के नॉवल में आप एक दूसरी दुनिया तख्लीक करते हैं, वो एक क्रिएशन का प्रोसेस है। सो सही। बहाव इज़ एब्सोल्यूटली, मतलब ये 2, और फिर हुँ, तीसरी मैं कहूँगा जो कि ख़ैर नॉन फिक्शन है, वो है आवाज़े दोस्त, मुख्तार हुँ, मसूद की किताब। अच्छा। और वो मुझे लाइक अगेन सम अ बुक दैट हैज़ इम्पैक्टेड माय लाइफ इन मेनी वेज़। एंड देन हुँ, एक और किताब है जो कि एक उसको पता नहीं किस जॉनरे में डाला जाए, बहरहाल रसूल हमज़ा चौफ की किताब है, मेरा दागिस्तान, जो अच्छा। उन्होंने अपने दागिस्तान से उनका ताल्लुक था, तो उन्होंने अपनी उसके लिए तो तारड़ साहब ने कुछ ऐसा कहा है उसके बारे में कि अगर मैं सारी किताबें मिला के भी वो कर सकूँ अपने मुल्क के लिए, जो रसूल हमज़ा चौफ ने एक किताब मेरा दागिस्तान में दागिस्तान के लिए कर दी है, तो बड़ी बात होगी। तो ये अच्छा। हुँ, 4 किताबें आई वुड से कि एब्सोल्यूट फेवरेट हैं। हुँ, ये कहे जाए कि अभी के लिटरेचर में, तो अभी का लिटरेचर तो आई डोंट नो मैंने कोई पढ़ा है ख़ास। मैंने ओके, ठीक। जो रिसेंट किताबें पढ़ी हैं, वो भी किताबें पुरानी ही होंगी, लेकिन मैंने हुँ, कुछ करीबी उसमें पढ़ी होंगी। और मैंने अंग्रेज़ी की एक वो नॉवल पढ़ा फ्रेडरिक बैकमैन का, अ मैन कॉल्ड ओवे या ओव जो भी है वो मुझे बहुत हुँ, मज़ेदार लगा। मैंने हुँ, जॉर्ज ओवेल की पढ़ी, एनिमल फार्म पढ़ी, अच्छा। वो हाँ, अच्छी लगी बहुत। मैंने मुफ्ती साहब की वो पढ़ी, तलाश, वो बहुत मज़ेदार अच्छा। किताब थी। सो हुँ, यस, ऐसी किताबें पढ़ी। और कुछ आजकल रिसेंट पास्ट में तो ख़ैर कम भी पढ़ी। मुझे सबसे ज़्यादा ठीक किताबें है। पढ़ने का मौका मिला कोविड के टाइम पे। हाँ, सुकून सबका यही है। मतलब हाँ, हाँ, वो घर पे टाइम था, मैंने सारे जो लंबे-लंबे लाइक नॉवेल्स थे, जब टाइम नहीं मिल रहा था, मैंने इकट्ठे कर हुँ, ली और 15-20 किताबें 1 महीने में, बड़ा मज़ा आया मुझे। ज़बरदस्त। बस हम चाह रहे हैं कि व्यूअर्स भी आपकी बातें सुन के और इसी तरह बुक्स पढ़ें, लिखें और सोचें, बातों के बारे में सोचने की आदत डालें। ये मकसद है इसका। उम्मीद है अगर इसका इसका ऐसा कोई असर हो रहा है, फिर तो हमने अच्छा यूज़ कर लिया अपने घंटे का। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच साद, मुझे पता है आप कितने बिज़ी हैं और आपने टाइम निकाला हमारे लिए और इंशाल्लाह आपसे फिर दोबारा भी मुलाकात करेंगे। थैंक यू थैंक यू सो सो मच साद। मच, बहुत मज़ा आया। थैंक यू, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।